नमस्कार। समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो क्लास 11 एनसीईआरटी का एक चैप्टर जिसका नाम डिस्कवरिंग ट्रुथ है पर आधारित है। डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस, जिसके जो लेखक है AR विलियम्स जी हैं, और आज यही मेरे वीडियो का टॉपिक है। डिस्कवरिंग ट्रुथ को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ट्रुथ वास्तव में यह मिस्र के एक सम्राट थे जो इजिप्ट के लास्ट सम्राट थे, यानी कि इनके बाद इनके वंशज जो थे समाप्त हो जाते हैं और वहीं से राजवंश का समाप्ति होती है। तो ट्रुथ का पूरा नाम टूटनखामुन था और वह अंतिम सम्राट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये अंडर 20 थे, मतलब 20 साल से कम, तभी इनकी रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो जाती है। इनकी मौत कैसे हुई और उस समय उनकी उम्र क्या थी, यह एक रहस्य बना था। तो इस रहस्य पे पर्दा हटता है और टूटनखामुन के जो डेथ मिस्ट्री था उसके रहस्य के बारे में जब पर्दा हटता है तो पता चलता है कि इनकी मृत्यु जो है वह 19 वर्ष की अवस्था में हुई होगी और इनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि इनका मर्डर किया गया था। इनका मर्डर होने के कारण कुछ बहुत से ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठा किए गए जिससे यह बताना संभव हो सका कि टूटनखामुन की मृत्यु जो थी वह एक मर्डर थी, एक हत्या थी। तो इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में हम देखते हैं कि किस प्रकार टूटनखामुन के डेड बॉडी का एग्जामिन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और उसका CT स्कैन किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो जीवन का मिस्ट्री है, जीवन का रहस्य है, उसके बारे में हम समझ सके। और साथ ही साथ बालक सम्राट के बारे में भी हमको बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। और दो जो ज्वलंत प्रश्न थे कि टूट की उस समय आयु कितनी थी और उनकी मृत्यु कैसे हुई, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है जब इनका आधुनिक तरीके से CT स्कैन किया जाता है। तो बहुत से फॉरेंसिक जांच भी कराई जाती है, तो उन सब जांच से ये पुष्टि हो जाता है। और टूटनखामुन दिखने में कैसे थे, उनका चेहरा कैसे था, यह सब कुछ उस डिजिटल एक्सरे के द्वारा, मतलब यह सभी चीज़ कंप्यूटर पर प्राप्त की गई और उनका 3 डायमेंशनल फिगर जो है वह कंप्यूटर पे उभरा गया। तो ऐसा नहीं था, यह प्रक्रिया सरल थी। इस प्रक्रिया को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है पुरातत्वविदों को, क्योंकि टूटनखामुन का जैसे ही बॉडी बाहर निकाला जाता है उसी समय मतलब मौसम ख़राब हो जाता है, बहुत तेज़ आंधी और तूफान सा चलने लगता है। तो लोगों का यह मानना था कि शायद यह ऐसा इसलिए हो रहा है कि सम्राट के बॉडी को उनके रेस्टिंग प्लेस से हटाने पर वे क्रुद्ध हो गए हैं, और जो क्रुद्ध देवता है वो सम्राट की रक्षा कर रहे थे और उन्होंने ही यह मतलब विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न की है ताकि लोग टूट के बॉडी से कोई खिलवाड़ न कर सके, उससे कोई छेड़छाड़ न कर सके। लेकिन हर परिस्थिति से भिड़ने के लिए नेशनल जियोग्राफी की टीम पूरी तरह से मुस्तैद थी और उसके वैज्ञानिकों ने आखिरकार वह पता लगा ही लिया कि टूट की मृत्यु कैसे हुई और उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी और उस समय उनकी आयु क्या थी। तो इन सब प्रश्नों का जवाब तो मिलता ही मिलता है, और ख़ासतौर से जीवन के रहस्य को समझने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो जैसे ही ये सभी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिए जाते हैं तो उस समय मौसम फिर अपने आप आश्चर्यजनक ढंग से सब ठीक ठाक हो जाता है। तो लोगों का वहाँ पे विश्वास था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह जो क्रुद्ध आत्माएं थी वह ऐसा कर रही थी, जो मतलब कि यह नहीं चाहती थी कि उनके सम्राट से किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो। तो ये सभी कुछ इस चैप्टर में वर्णित है, जिसके बारे में आपको मैं मतलब धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा और एक एक लाइन का मैं अर्थ बताते हुए आपको हिंदी में स्पष्ट कर दूंगा कि इस सागा का मतलब होता है कहानी या कथा। इस सागा में जो कि क्या है, ये सभी कुछ हम इस चैप्टर में मतलब पढ़ेंगे। तो चैप्टर के बारे में मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में मैंने इसके बारे में लिखा भी है, आप मेरे बोर्ड पे इसको पढ़ भी सकते हैं। और अब मैं इस चैप्टर का शुभारंभ करूंगा, लेकिन इस चैप्टर का आरंभ करने से पहले मेरा आप लोग से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल
समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर लें। और केवल चालू ही न कर ले, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और आप अपने अमूल्य सुझाव से मुझे अवगत भी कराते रहिए ताकि मैं भविष्य में अपने वीडियो कंटेंट को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकूं। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रूथ पर आधारित है। द सागा कंटिन्यूस, राइटर AR विलियम्स। तो अब अपने बुक को खोल लीजिए और एक एक लाइन में आपको स्पष्ट करता हूं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर वेन ही डाइड। वह टीनेजर में होता है फ्रॉम 13 to 19, मतलब 13 से 19 साल की अवस्था में अगर कोई व्यक्ति रहता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, जहाँ लास्ट में टीन लगा रहता है, तो जितने इस उम्र से लोग गुजरते हैं उनको टीनेजर कहा जाता है। तो उस समय वह टीनेजर थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी। द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली, शक्तिशाली परिवार के यह अंतिम वंशज थे, अंतिम उत्तराधिकारी थे। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिन्होंने मिस्र पर शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी, और शताब्दियों तक इसके सम्राट रहे हैं। He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. इस सम्राट को, जो टूट सम्राट थे, उनको आराम करने के लिए उनको लेटा दिया गया, लेडन विथ गोल्ड, और उनको सोने चांदी से परिपूर्ण किया गया, एंड इवेंचुअली फॉरगेटन, और धीरे धीरे लोग उनके बारे में भूलते चले गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Since the discovery of his tomb, उनके टॉम मतलब होता है ताबूत, उनके ताबूत के खोज से पहले, खोज के समय से 1922 में किया गया था। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, तो यह आधुनिक जो संसार था उन्होंने अनुमान लगाया था अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उनके साथ क्या घटित हुआ होगा। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और आधुनिक संसार ने भी यह माना कि उनकी मृत्यु का संभवतः जो मुख्य कारण था वह मर्डर हुआ होगा, हत्या हुआ होगा। तो नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। नाउ लिविंग टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम, अब लिविंग उनके टॉम को छोड़े हुए पहली बार जब उनको खोला गया था तब से 80 साल गुजर चुके हैं। टूट वाज अंडरगॉन अ CT स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। तो टूट हैज अंडरगॉन अ CT स्कैन, उनको टूट को एक CT स्कैन से गुजरना पड़ता है। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जो उनके जीवन और मृत्यु से संबंधित नए सूत्र, मतलब नए क्लू, नए संकेत देने वाले थे। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फैराओ। और उस लड़के फैराओ सम्राट थे, उनके वंशज फैराओ कहलाते थे। तो यह जो चाइल्ड फैराओ था उनके बारे में फॉरेंसिक होता है नैदानिक, रिकंस्ट्रक्शन में जांच, तो उनका जो साइंटिफिक चेकअप हो रहा था, ठीक है, उससे एक प्रिसाइज डाटा, एक संक्षिप्त डाटा उपलब्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक ऑफ बॉयज फैराओ। तो ये जो CT स्कैन की जो प्रक्रिया थी वह उस बॉयज फैराओ के साइंटिफिक चेकअप का एक संक्षिप्त डाटा उपलब्ध कराती थी जो बहुत ही परिपूर्ण और शुद्ध था। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. राजाओं की घाटी के नाम से प्रसिद्ध उस मिस्र के सेमेट्री कब्रगाह, प्राचीन कब्रगाह से में उनके रेस्टिंग प्लेस, मतलब उनके आरामदायक स्थान से जब टूट को बाहर निकाला जाता है तो वहाँ पे
हवा जो होती है क्रुद्ध हो जाती है, यानी कि हवा तेज चलने लगती है, घोस्टी डस्ट, और जिससे एक रेतीला मतलब भूत टाइप का प्रकट होता है, जिसे लग रहा है रेत का कोई शैतान उत्पन्न हो गया है। तो हवा इस प्रकार से रेगिस्तान में चलने लगती है, तो उससे ऐसा लगता था कि बहुत सारे भूत की तरह आकृतियां, छाया जो है वह रेतीली छाया वो दिखाई देने लगी। तो यह स्पष्ट था कि शायद लोगों का यह सोचना था कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टूट को उनके रेस्टिंग प्लेस से उनको डिस्टर्ब किया गया है। डार्क वैलिड क्लाउड हैड scuded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade grey। तो डार्क वैलिड क्लाउड्स, काले काले पेटों वाले, बेल्ट में होता है पेट, ठीक है, तोंद, तो काले काले तोंद वाले क्लाउड्स, बादल, हैड स्कूडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई, रेगिस्तान आसमान में पूरे दिन भर वे तैरते रहे। स्कूडेड अक्रॉस मतलब होता है फ्लोट अक्रॉस, तो फ्लोटेड अक्रॉस मतलब होता है तैरते रहे। ऑल डे मतलब होता है पूरा दिन। एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, और रात में क्या हुआ कि रात में यह तारों को मतलब भूरे रंग के, ठीक है, भूरे रंग के, ग्रे, ग्रे मतलब होता है स्लेटी कलर, ठीक है, तो स्लेटी कलर के कैस्केड मतलब होता है संदूक में इनको ढक लिए थे। व्हीलिंग मतलब होता है ढकना। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, यह 5 जनवरी 2005 का 6 बजे, शाम के 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हैड फर्स्ट इनटू सिटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। तो 3300 साल से भी ज़्यादा पुराना पहले मरे हुए जो यंग रूलर थे, नौजवान शासक थे, उनको समझने के लिए, ठीक है, उनके मतलब उनको समझने के लिए द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ग्लाइडेड मतलब कि जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध ममी था, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध ममी जो था, ग्लाइडेड हेड मतलब वह उसका सिर पहले डाला जाता है फर्स्ट इनटू द सिटी स्कैनर, सिटी स्कैन में पहले डाला जाता है। ब्रॉट हेयर टू प्रोब, ताकि वह परीक्षण कर सके, प्रोब मतलब होता है परीक्षण करना, परीक्षण कर सके द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर। तो इस नौजवान शासक के, ठीक है, इस नौजवान शासक के रहस्यों के बारे में मेडिकल परीक्षण किया जा सके, उसके बारे में, उसकी रहस्य के बारे में पता लगा सके, तो इसलिए उसको सिटी स्कैन से गुजारा जाता है, जिसको मरे 3,300 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम around the world had descended into the cramped rock out tomb some 26 feet underground to pay their respects। All afternoon, पूरे शाम तक the usual line of tourist मतलब टूरिस्ट, वहाँ पे जो पर्यटक थे उनका जो साधारण पंक्तियाँ थी, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड मतलब जो पूरे संसार से लोग आए हुए थे, हैड डिसेंडेंट इनटू द क्रैम्प, वे उतर रहे थे, इनटू द क्रैम्प मतलब होता है तंग पतले, रॉक आउट टम मतलब पत्थर के बने हुए उस मकबरे में, सम 26 फीट अंडरग्राउंड जो कि 26 फीट नीचे था, टू पे देयर रिस्पेक्ट मतलब कि उनको अपना रिस्पेक्ट, सम्मान देने के लिए वे वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल ऑन द वॉल्स ऑफ द burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking features of mummy-shaped outer coffin lid। तो यहाँ पे कह रहा है कि they gazed at the murals on the walls, यह पहला अवसर था कि यहाँ पे टूरिस्ट लोगों को मतलब कि किसी के मम्मी को देखने का अवसर प्राप्त था। तो जब वो मम्मी जहाँ पे मम्मी को दफनाया गया था, जब उस कक्ष में वो प्रवेश करते हैं जो कि 26 फीट जमीन के नीचे था, तो वहाँ पे उन्होंने दीवार पे बहुत सारी चित्रकारियाँ देखा, वहाँ पे मतलब वाल भित्ति को देखा, जो मतलब दीवार पे मतलब कला बनाए गए थे, आर्ट बनाया गया था, उसको वो सब देख के आश्चर्यचकित होते हैं, ठीक है। और दे गेज एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट द टूट्स गिल्डेड फेसेस, और वे पियर में होता है ताका झाकी करना, और ताका झाकी कर रहे थे टूट के मतलब गिल्डेड फेस, गिल्डेड में होता है सुनहरे कलर के चेहरे को देखकर वे मतलब उसको निहार रहे थे, उनको झांक रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और यह मम्मी का सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था, मतलब सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाले
आश्चर्यचकित करने वाला यह चीज़ था जो कि ममी शेप था, जिसका आकार ठीक है टूट के चेहरे से मिलता जुलता था, और यह आउटर कोफिन लेड, और यह उस मकबरे मतलब जो ताबूत था यह उसका बाहरी ढक्कन था जिसपे टूट के चेहरे को, सुनहरे चेहरे को उस पर बनाया गया था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ विजिटर्स, कुछ जो वहाँ पे देखने वाले दर्शक थे, वे रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, वे मतलब गाइड बुक्स से उसको पढ़ रहे थे और कुछ फुसफुसा रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ जो दूसरे लोग थे वे शांत खड़े थे। परहैप्स pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। और बहुत से ऐसे भी दर्शक थे जो अपने स्थान पे खड़े हुए थे और शायद यह सोच रहे थे कि टूट का जो बेसमय मृत्यु हो गई, जो कि वह अपने लेट टीन मतलब कि 19 साल की अवस्था में शायद रहे होंगे, और उसके बारे में विचार कर रहे थे। अथवा वांडरिंग बेटा शिवर, वह यह सोचकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, मतलब आश्चर्यचकित होकर काँप रहे थे कि फैराव का जो कर्ज था, फैराव का जो श्राप है, कहीं ऐसा ना हो सही हो जाए, और डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब इन, और मृत्यु या दुर्भाग्य जो है उन व्यक्तियों पर टूट कर गिर पड़े जिन्होंने उनको डिस्टर्ब किया है। वाज रियली ट्रू, क्या यह वास्तव में सत्य है? The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for long first look। तो जाही हवास जो कि मिस्र के सेक्रेटरी जनरल थे और वो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी के सदस्य थे, उनके सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने उस मतलब टूट के बॉडी को, टूट के शरीर को काफ़ी देर निहारने के बाद उन्होंने कहा कि द ममी इज इन ए वेरी बैड कंडीशन, कि यह जो ममी है वह बड़ी बुरी दशा में है, बिकॉज क्योंकि ऑफ वाट कार्टर डिड इन 1920s। तो 1920 सन में कार्टर ने जो कुछ किया है उसके कारण यह ममी की जो हालत है वो बड़ी खराब है। कार्टर, हावर्ड कार्टर डेट इज, तो कार्टर का मतलब होता है हावर्ड कार्टर, उनका पूरा नाम था हावर्ड कार्टर। That was a British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। तो हावर्ड कार्टर ने 1922 में टूट का मकबरा खोजा था, और उन्होंने इसको ऐसे ही नहीं पाए गए, उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा निरर्थक प्रयास करना पड़ा, तब जाकर उनको कहीं अपने इस कार्य में सफलता मिली, और उन्होंने सबसे पहले 1922 ईस्वी में उन्होंने टूट के मकबरे का खोज किया। इट कंटेंस though hastily arranged in antiquity were surprisingly complete। इसकी सामग्रियाँ यद्यपि दो hastily arranged in antiquity, यद्यपि जो यह जो प्राचीन वस्तुएं थी उनको तेजी से इनमें इसका काट छाट किया गया था, इसके बावजूद भी were surprisingly complete, आश्चर्यजनक ढंग से वह पूरी थी, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की सामग्रियों का मतलब कमी नहीं था, सारी सामग्री जो मटेरियल्स थे वो वैसे ही रखे गए थे जैसे पहले थे। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकेम पार्ट ऑफ द pharaoh's legend। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, कभी पाए जाने वाले यह शाही कलेक्शन जो शाही जो संग्रह था वो उसका सबसे ज़्यादा यह धनी मतलब रिमेन था, उसका चिन्ह था, मतलब बचे हुए रिमेन का मतलब होता है अवशेष, ये उसके अवशेष थे जो कभी मिले, मतलब कि इतनी ज़्यादा मात्रा में कहीं भी इतना खजाना प्राप्त नहीं हुआ था जितना कि उसमें जो लास्ट फैराओ थे जिनका नाम टूट था उनके मकबरे में प्राप्त हुआ था। एंड हैव बिकेम पार्ट ऑफ द pharaoh's legend, और ये फैराओ के लीजेंड, उनके दंत कथाओं का यह मुख्य भाग बन गया था। स्टनिंग artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। Stunning artifact in gold, सोने के बने हुए जो कलाकृतियाँ थी उस पर आश्चर्यचकित होते हुए their
ब्रिलियंस, जो उनकी इंटरनल होता है कभी ना समाप्त होने वाली ब्रिलियंस और जो चकाचौंध थी, मिंट टू गारंटी रिसरेक्शन, जो इस बात की गारंटी देती थी, इस बात की निश्चित करती थी कि रिसरेक्शन, कि उनको पुनर्जन्म पे विश्वास था। काज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, और जब इसकी खोज हुई तो उस समय सनसनी पैदा हो गई। तो यह सनसनी का कारण था जिस समय टूट के ताबूत को जब खोला गया तो उस यह खोज जो था उसमें सनसनी फैला दिया था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और यही कारण था कि इसने अधिकांश लोगों का अटेंशन, ध्यान अपनी ओर खींचा। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स ही हैड वांट इन द आर्ट ऑफ लाइफ, बोर्ड गेम, अ ब्रॉन्ज रिजर, लाइनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। लेकिन टूट जो था वाज ऑल्सो बरीड, टूट को भी उसी तरह दफनाया गया था जैसे हम लोगों को दफनाया गया था, विथ एवरडे थिंग्स, तो जो प्रतिदिन जो प्रयोग में ले जाने वाली वस्तुओं के साथ उनको दफनाया गया था। ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिन्हें उनको अपने जीवन के बाद इसका प्रयोग करना था। इसमें बोर्ड गेम था, खेलने वाली जो गेम चेस हो सकता है, और ब्रॉन्ज रेजर, ठीक है, ब्रॉन्ज मतलब पीतल का रेजर दाढ़ी बनाने के लिए, लाइनन अंडरगारमेंट और आंतरिक वस्त्र जो लिनन की बनी हुई थी, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और भोजन और वाइन विस्की के केसेस, पेटियां, ये सभी चीज़ उनको मतलब जो टूट के ताबूत के साथ इन सब चीज़ों को भी दफनाया गया था। तो ऐसे मिस्रवासियों का यह मानना था कि इन सब चीज़ों का प्रयोग जो व्यक्ति दफनाया जाता है वो बाद में इसका प्रयोग करेगा, तो उनको पुनर्जन्म पे विश्वास था, तो इस कारण से वो ऐसा करते थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his 3 nested coffin. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, महीनों तक सावधानी पूर्वक रिकॉर्डिंग करने के बाद, द pharaoh's funerary treasures, फैराओ को दफनाए जाने वाले जो खजाना था, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, तो उसके बाद कार्टर ने उनके 3 स्तरीय कॉफिन, उनके ताबूत का निरीक्षण करना आरंभ किया। मतलब महीनों तक पहले जो उनके दफनाए जाने वाले जो खजाना था उनका रिकॉर्डिंग करने के बाद तब जाकर कार्टर ने शुरुआत किया कि वह कॉफिन का मतलब जो ताबूत था उसका वह निरीक्षण करें। ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ श्राउड एडोर्न्ड विथ गार्लैंड ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, lotus petals and corn flowers, and faded evidence of a burial in March or April. ओपनिंग द फर्स्ट, जैसे ही उन्होंने मतलब इसको खोला, ताबूत को खोला, ही फाउंड अ श्राउड एडोर्न, तो उन्होंने एक श्राउड पाया, ठीक है, एडोर्न में होता है जिसको सजाया गया था, श्राउड में होता है कफन, तो एक सजाए गए कफन को वो प्राप्त किए हैं, विथ गार्लैंड ऑफ बिलो एंड ओलिव लीव्स, जिसपे बिलो, ठीक है, विलो और ओलिव जैतून की जो पत्तियां थी उस पर डाली गई थी, पत्तियों से बनाकर मतलब गार्लैंड मतलब कि गजरा था उस पर डाला गया था। वाइल्ड सेलेरी और जंगली अजवाइन था, पुरानी अजवाइन, लोटस पिटल कमल की पंखुड़ियाँ, एंड कॉर्न फ्लावर्स और मकई के फूल। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च एंड अप्रैल, जो इस बात को बताते थे कि यह जो दफनाने की जो प्रक्रिया हुई थी यह मार्च या अप्रैल में हुई होगी, क्योंकि मार्च और अप्रैल में ये सब पुष्प जो होते हैं वो मिलते हैं। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, लेकिन जब उन्होंने अंतिम में जब उन्होंने मम्मी के पास पहुंचे तो वे मुसीबत में पड़ गए, मतलब मुसीबत में वे पहुंच गए, क्योंकि द रिचुअल रेजिन हैड हार्डेंड, सीमेंटिंग टूट्स द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। तो जो रिचुअल जो उनके मतलब उनको दफनाते समय जो रेजिन डाला, मतलब रेजिन मतलब होता है किशमिश, जो किशमिश उनके साथ दफनाया गया था, उनको डाला गया था, तो किशमिश क्या होती थी, वह कठोर होकर ऐसी मतलब हो गई थी कि उससे टूट का जो बॉडी था, शरीर था, वह उस शुद्ध सॉलिड ठोस सोने के कॉफिन में ताबूत से चिपक गई थी। यानी कि अब यह बड़ा मुश्किल था कि कैसे उनके बॉडी को मतलब उस चिपके हुए मतलब किशमिश से हटाया जाए, क्योंकि किशमिश जो था वह उनके बॉडी को, टूट के बॉडी को वो पूरी तरह से ताबूत के साथ चिपका दी थी उसके दीवार से।
नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी वैध तरीका उनको हिला नहीं सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यह ऐसी अवस्था थी कि ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता था। तो उन्होंने क्या कि अब क्या किया जाए, यह एक प्रश्न था। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन। तो सूरज की जो रोशनी थी, सूर्य का जो प्रकाश था, धूप था, कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, दूर दक्षिण, मतलब इजिप्ट में दूर दक्षिण से। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन। तो कार्टर ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने जो मिस्र में दूर दक्षिण से आने वाली धूप, जो कि एक हैमर, एक हथौड़े की तरह पड़ रही थी, उसका प्रयोग कार्टर ने रेजिन को ढीला, मतलब कि किशमिश को ढीला करने में किया, कि अगर इस पर धूप लगेगा तो रेजिन ढीला हो जाएगा, तो टूट के बॉडी को निकाला जा सकेगा। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummies outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. He set the mummy outside, वे मतलब मम्मी को बाहर ब्लेजिंग सनसाइन, उस चमकते हुए मतलब सनसाइन धूप में उन्होंने घंटों रखा। That heated it to 149 डिग्री फारेनहाइट, और जिसने मम्मी को 149 डिग्री फारेनहाइट पर गर्म किया। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हिला, यानी कि टूट की जो बॉडी थी वो उसी भांति जमी हुई थी, उसको अभी भी निकालना मुश्किल था। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटेचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसेल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक्स बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। तो अंत में उनको अपना एक डिटैचमेंट प्रस्तुत करना पड़ा उनको, मतलब वैज्ञानिक, साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक होता है, डिटैचमेंट होता है लेख। तो वो साइंटिफिक लेख उन्होंने लिखा कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल, कि जो ये सघन मटेरियल है, हैड टू बी चिल्स अवे फ्रॉम बीनीथ, इसको मतलब छेनी से नीचे से काटा जाएगा, और मतलब टूट के लिम्ब, अंगों को, एंड ट्रंक, उनके धड़ को इससे अलग किया जाएगा। बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, और यही एक संभव तरीका है कि राजा के जो अवशेष है उसको उठाया जा सके, अन्यथा इसको निकाला जाना मुश्किल है। तो अंत में उनको यह मजबूरन यह कार्य करना पड़ा। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड ए लिटिल चॉइस, अपने डिफेंस में, ठीक है, अपने रक्षा में कार्टर के पास वास्तव में कोई अन्य चॉइस नहीं था, कोई अन्य विकल्प नहीं था। If he hadn't cut the mummy free, Thwaites most certainly would have circumvented the gods and ripped it apart to remove the gold. तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि उन्होंने मम्मी को ऐसे ही छोड़ दिया होता, तो जो थीव्स होते, जो चोर थे, वह बहुत संभव तरीका होता कि वह गार्ड को चकमा देकर, मतलब कि बॉडी को, टूट के बॉडी को वह तोड़ फोड़ देते, वो काट देते, ताकि वो सोना निकाल सके। तो सोने की लालच में शायद ऐसी घटना घट सकती थी, संभवतः ये संभव था, क्योंकि ऐसा उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई कि कार्टर को यह कार्य करना पड़ा, अन्यथा सोने के लालच में टूट के बॉडी को कोई क्षतिग्रस्त कर सकता था। इन टूट्स टाइम द रॉयल वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। टूट के समय जो शाही परिवार था, वह फैबुलसली में शानदार तरीके से बहुत धनी थे, एंड दे थॉट, और उनका यह विचार था, और होप, या उनकी आशा थी, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वे अपने धन को अपने साथ मृत्यु के बाद भी ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, मतलब कि अपने इस यात्रा से और उस ग्रेट बियॉन्ड, मतलब कि उस विशाल परे, जिसके बारे में, यानी कि बियॉन्ड में होता है जिसके बारे में अननोन हो, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता हो, तो यानी कि स्वर्ग का मतलब, इसका मतलब स्वर्ग होगा। तो वह अपने इस यात्रा पर जीवन से स्वर्ग तक जाने के लिए वह ये विश्वास करते थे कि वे भी अपने साथ धन को ले जा सकते थे। किंग टूट वाज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेट नेकलेस एंड ब्रेसलेट, रिंग्स, एमुलेट्स, a ceremonial apron, sandals, sheath for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and marks, all of pure gold. तो टूट के
टूट को दफनाते समय क्या क्या चीज़, क्या क्या मटेरियल उनके साथ दफनाया गया, इसके बारे में बता रहा है कि किंग टूट वॉज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, कि टूट को ग्लिटरिंग मतलब चमकते हुए वस्तुओं से उनको परिपूर्ण किया गया। प्रीशियस कॉलर जिसमें थे कीमती कॉलर्स थे, ठीक है, जो गले के लिए होता था। इनलैंड नेकलेस और जड़ाऊ नेकलेस, जड़ाऊ मतलब जड़ाऊ हार जिसमें मतलब हीरा मोती ये सब जड़े हों। एंड ब्रेसलेट और हाथ के लिए बाजूबंद, रिंग्स अंगूठियाँ, एमुलेट्स ताबीज, सेरेमोनियल अपरेन, और जो उस समय अनुष्ठान करने के लिए जो कपड़ा या चोंगा पहनाया जाता था उस वो था। सैंडल्स उनके लिए खड़ाऊ, सीट फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, और उनके हाथ और पैरों की अंगुलियों की रक्षा के लिए अंगुस्ताने, और एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कोफिन एंड मार्क्स, और उनके चेहरे का बना हुआ ताबूत और मार्क्स, ठीक है, नकाब, ये सभी चीज़ें थी। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सभी चीज़ शुद्ध सोने की थी। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोनमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सेवर नियरली एवरी मेजर जॉइंट। टूट को अलग करने के लिए फ्रॉम हिज एडोनमेंट मतलब कि उनके जो साज सज्जा के साथ टूट को अलग करने के लिए कार्टर के व्यक्तियों को मम्मी के सिर को एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, मम्मी के सिर को निकालना पड़ा और सभी जो मेजर जॉइंट थे, जो महत्वपूर्ण जो जोड़ था, उसको काटना पड़ा। वंस दे हैड फिनिश्ड दे reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Toot was rest. इसके बाद उन्होंने क्या, उन्होंने बॉडी को फिर रीअसेंबल किया। रीअसेंबल मतलब होता है फिर से उसी तरह उनको बॉडी को उसी तरह से बना दिया गया। और एंड द रिमेन्स ऑफ लेयर सैंड इन अ वुडन, और जो मतलब टूट का जो बॉडी था, जो उसका अवशेष था, उसे एक लकड़ी के बॉक्स में रेत में भर कर, जो कि जिसमें रेत भरा गया था, उसमें उनका बॉडी को रखा जाता है विथ पैडिंग, और उसमें जगह जगह पैड लगाया जाता है ताकि वह डैमेज को छिपा सके। और द बेड, और जहाँ पे टूट सोए हुए थे वहाँ पे उनको आराम करने के लिए वहीं पे वापस लिटा दिया जाता है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सबस्टेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकॉर्ड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान हैज चेंज सबस्टेंशियली, जो कि काफ़ी हद तक परिवर्तित हो चुकी है। इंटरवेनिंग डिकॉर्ड्स मतलब कि जो हस्तक्षेप करने वाले, जो बीच के हस्तक्षेप मतलब बीच वाले, जो बीच के कुछ दशकों में इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और वे खजाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में उन्होंने अपना फोकस किया, अपना ध्यान केंद्रित किया। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और ये जो वर्तमान में जो तकनीकी था वह सोफिस्टिकेटेड टूल्स मतलब होता है वह कॉम्प्लिकेटेड मतलब वह जटिल औजारों का प्रयोग करते थे, और इसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. 1968 में more than 40 years मतलब 40 साल के बाद, 40 साल से भी ज़्यादा समय के बाद, आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी मतलब कार्टर के खोज करने के 40 साल बाद, एन एनाटोमी प्रोफेसर, शरीर क्रिया मतलब एनाटोमी होता है शारीरिकी, प्रोफेसर शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित जो प्रोफेसर थे, जो एक्सरे द ममी, उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया, एंड रिवील स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने एक रहस्यमय मिराकल मतलब होता है अद्भुत, एक अद्भुत फैक्ट के बारे में बताया कि बीनीथ द रेजिन, की किशमिश के नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, जो उनके सीने से चिपका हुआ था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उनके छाती की कुछ हड्डियां और उनके जो सामने की जो पसलियां थी वे गायब थे। तो
यह निश्चित रूप से एक बड़ी खोज थी। यह तभी पता चला जब एनाटॉमी प्रोफेसर ने बॉडी का एक्सरे एग्जामिन किया। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड tomography or CT, by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. आज diagnostic imaging can be done with computed tomography, मतलब CT के सहायता से आज जो है नैदानिक चित्र बनाया जा सकता है। by which इसमें जो CT स्कैन में होता क्या है, हंड्रेड ऑफ एक्सरे, मतलब कि एक्सरे की सैकड़ों किरणें जो होती निकलती थी इन क्रॉस सेक्शन, जो आपस में एक दूसरे को काटती हुई, आर पुट टुगेदर, ठीक है, उनको साथ में इस तरह से इकट्ठा होते हैं लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, कि जैसे ब्रेड के एक टुकड़े के भांति वो जब इकट्ठा होती है तो क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। तो उससे एक तीन बीमी वर्चुअल बॉडी, मतलब एक आभासी शरीर उभरता था। तो यह चीज़ सीटी स्कैन से संभव था। सीटी स्कैन एक्सरे का ही एक सुधरा हुआ रूप है, एक कॉम्प्लिकेटेड इसका रूप है। एंड कुड इट आंसर टू आर ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और जब सीटी स्कैन हुआ बॉडी का, जब टूटका बॉडी का जब सीटी स्कैन हुआ तो दो बड़े प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है, जो कि अभी भी ठहरा हुआ था, अभी भी लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला था हाउ डिड ही डाई, वह उसकी मृत्यु कैसे हुई। एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वह अपने मृत्यु के समय कितने साल का था, उसकी उम्र क्या थी। किंग्स टूट्स डिमाइस वाज ए बिग इवेंट इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स। टूट का जो डेथ था, मृत्यु जो टूट का डेथ था वाज ए बिग इवेंट, वह एक बड़ी घटना थी इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड, मतलब कि अगर उसको शाही मानकों से देखें तो उस समय भी यह एक बड़ी घटना थी। टूट की मृत्यु जो थी वह एक बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह अपने परिवार का अंतिम था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ द डेंसिटी, और उसकी मृत्यु, उसको दफनाया जाना है, मतलब उसको दफनाने के बाद जो डेनेस्टी था, राजतंत्र था, उसकी भी समाप्ति हो जाती है। बट द particulars of his passing away and its aftermath are unclear. But the particulars of his passing away, और उसके गुजर जाने का जो particulars है and its aftermath are unclear, वह जो डिटेल्स है, ठीक है, विवरण है, पार्टिकुलर मतलब विवरण या डिटेल्स, जो डिटेल्स है वह अभी भी इतने समय के बाद भी अनक्लियर था, वह स्पष्ट नहीं था। अमेनहोटेप III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 Dynasty's golden age. अमेनहोटेप III, जो कि टूट के पिताजी हो या दादा हो यह क्लियर नहीं था, was a powerful pharaoh, वह एक शक्तिशाली pharaoh थे, who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 Dynasty golden age, मतलब 18वीं शताब्दी जो 18 डेंसिटीज गोल्डन एज, 18वीं राजतंत्र का जो सुनहरा युग था, जब वो अपने चरम सीमा पे था, तो जो अंतिम फेराव थे जिनका नाम अमेनहोटेप III था, जो कि टूट के शायद पिताजी या दादा हो, उन्होंने 40 वर्ष तक वहाँ पे शासन किया था। दिस इज ए वेरी लॉन्ग टाइम। हिज सन अमेनहोटेप IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। और अमेनहोटेप III के पुत्र जिनका नाम अमेनहोटेप IV था, वे उनको भी गद्दी मिलती है, वे भी राजा सम्राट बनते हैं। तो उन्होंने एक, मतलब मिस्र के इतिहास में उन्होंने एक विचित्र युग का आरंभ किया था। उन्होंने क्या किया था ये बता रहा है। द न्यू फेराओ promoted the worship of Aten, the sun Dix, changed his name to Akhenaten, or servant of the Aten। The new pharaoh, नया फेराओ, promoted the worship of the Aten, वह उसने एटेन के पूजा वर्शिप को, पूजा को, यानी कि उनकी पूजा किया जाना को उन्होंने प्रमोट किया था।
उसको बढ़ावा दिया, जो कि द सन डिक्स, जो कि सूर्य के प्रतीक हैं, चेंज हिज नेम टू अकहेंटन, और उन्होंने अपना नाम बदलकर अकहेंटन रखा। अकहेंटन का मतलब होता है आर सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी कि एटन का सेवक। मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अकहेंटन, नोन नाउ एज अमरनाथ। और उन्होंने अपनी राजधानी, जो धार्मिक राजधानी थी, उसको थीव्स के ओल्ड शहरों से, मतलब पुराने शहरों से हटाकर उन्होंने अकहेंटन के नए शहरों में उन्होंने उसको ट्रांसफर किया, जो कि अब अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ही फर्दर सॉल्व द कंट्री बाय अटैकिंग अमून वाज अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। उसके बाद उन्होंने, ठीक है, अपने देश को, अपने राज्य को तब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने अमून, जो कि एक देवता थे, मुख्य देवता थे, उनकी मूर्तियों को तोड़ना चालू कर दिया और उनके मंदिर बंद करवा दिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, निश्चित रूप से यह एक भयंकर, एक बहुत ही भयानक समय रहा होगा। सेड रे जॉनसन, तो यह रे जॉनसन ने कहा, जो कि डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो कि लक्सर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के वे डायरेक्टर थे। द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स, और उन्होंने अपना यह भाषण उस समय दिया जब वो पुराने थीव्स के शहर के उस मतलब स्थान पर थे। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, एंड देन अकहेंटन वेंट अ लिटिल वैकी। यह परिवार जिन्होंने शताब्दियों तक शासन किया था, अब उसकी समाप्ति वह समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। और तब अकहेंटन थोड़ा सा वैकी हो गया था, पागल भी हो गया था, यानी कि उसका मानसिक स्थिति खराब हो गई थी जब इस डेंसिटी का पतन होता है। आफ्टर अकहेंटन्स डेथ, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेन खाकरे appeared briefly and exited with hardly a trace। अकहेंटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी शासक आया जिसका नाम इसमैन खाकरे था। वह कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होता है और बिना कोई प्रभाव, मतलब बिना कोई मार्क के, बिना कोई चिन्ह के वह चला भी जाता है, यानी कि उसने अपने शासनकाल में कुछ भी मतलब नहीं किया था। एंड देन अ वेरी यंग टूटेनखामेन टुक द थ्रोन, और उसके बाद बहुत ही नौजवान टूटेनखामेन जो है, उन्होंने सिंहासन पर बैठते हैं। किंग्स टूट एज ही इज वाइडली नोन एज टुडे, और उनको राजा टूट के नाम से जाना जाता है। आज उनको राजा टूट के नाम से जाना जाता है। उनको टूटेनखामेन के नाम से नहीं जाना जाता है, उनको टूट के नाम से सभी जगह जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटेनखामुन, और इस लड़के ने अपना नाम तुरंत बदलकर अपना नाम टूटेनखामुन रखा। टूटेनखामुन का होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून, यानी कि अमून जो देवता थे उनका वास्तविक रूप, मतलब उनका जीवित रूप। एंड ओवरसा अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उन्होंने पुराने तौर तरीके के पुनर्निर्माण के बारे में उन्होंने निरीक्षण किया। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years, उन्होंने 9 साल तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और तब उनकी मृत्यु, ठीक है, जिसका किसी ने अपेक्षा भी नहीं किया था, उनकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थिति में हो जाती है। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, टूट्स इज वन ममी एमंग मेनी इन इजिप्ट, हाउ मेनी नो वन नोज। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, उनकी प्रसिद्धि और उनके भाग्य के बारे में बात न करते हुए यह कहा जाता है कि टूट इज वन ममी, कि टूट एक ऐसे मम्मी थे, एमंग मेनी इन इजिप्ट, मतलब कि मिस्र में अनेक मम्मियों के बीच में जो एक ऐसी मम्मी थी जिनकी संख्या नहीं बता सकते कि वो कितनी मम्मियाँ थी, हाउ मेनी, नो वन नो, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो अगर हम उनकी मतलब कि रुतबे के बारे में बात न करें तो टूट का जो मम्मी था वह असंख्य, मतलब मिस्र के असंख्य मम्मियों से एक मम्मी था, लेकिन इनकी संख्या कितनी है यह कोई नहीं जानता, और इसका खोज लगातार जारी भी है। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting। तो द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, इजिप्टियन मतलब मम्मी प्रोजेक्ट जो था, जो कि 2003 में एक आवश्यक बॉडी बनी,
उसने 600 से ज़्यादा मम्मी को रिकॉर्ड कर लिया है और अभी भी इसकी संख्या गिनी जा रही है, इनकी संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। यानी कि मम्मी कितने हैं इनके बारे में स्पष्ट नहीं है, अभी तक 600 मम्मी की काउंटिंग हो चुकी है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद द पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाई द नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। तो अगला जो फेज था, अगला क्रम था, वह मम्मी का स्कैनिंग करना था पोर्टेबल सिटी मशीन द्वारा, जिसे नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी और सीमेन जो इसके निर्माता थे उन्होंने इसको दान किया था। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। टूट पहले मम्मी थे जिनको स्कैन किया जाना था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, मतलब मृत्यु में भी और जीवन में भी वह हमेशा अपने कंट्रीमैन, अपने लोगों से हमेशा आगे रहे। यानी कि जब वो जीवित थे तो भी वह मतलब एक राजा की तरह वह मतलब आगे थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो भी वह एक राजा की तरह अपने कंट्रीमैन से आगे ही है। यानी कि उनकी सिटी स्कैन पहले सबसे पहले होती है। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन। तो सिटी मशीन जो है वह मम्मी को सिर से लेके पांव तक उसको स्कैन करती है और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज का निर्माण करती है इन क्रॉस सेक्शन, मतलब कि आड़े तिरछे अवस्था में। टूट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्राइकेट स्ट्रक्चर्स टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। टूट का जो सिर था उसका मतलब बहुत ही छोटा भाग, 0.62 मिलीमीटर से भी छोटा भाग का एग्जामिन किया गया था और उसने रजिस्टर किया इट्स इंट्राइकेट स्ट्रक्चर, यानी कि टूट के जो सिर था उसका जो जटिल संरचना था उसको सामने प्रस्तुत किया। टेक्स एन ईडी डिटेल इन अ रिजल्टिंग इमेज, और जो परिणाम का जो इमेज प्राप्त हुआ उसमें एक विचित्र डिटेल विवरण मिला। विथ टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फोरेंसिस एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट दैट द विंज गॉडेस ऑफ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड सो लॉन्ग। तो यहाँ पे कह रहा है कि विथ द टूट्स इंटायर बॉडी, टूट के जो संपूर्ण बॉडी का सिमिलरली रिकॉर्डेड, जिसे सिमिलरली मतलब कि समान तरीके से रिकॉर्ड किया गया था। इसको रिकॉर्ड करने में अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, इसमें विशेषज्ञों का समूह था जो कि रेडियोलॉजी में विशेषज्ञ थे, फॉरेंसिक में विशेषज्ञ थे, एंड एनाटोमी और शारीरिकी में, ये सब विशेषज्ञ मिलकर टूट के बॉडी का निरीक्षण किए थे। बिगिन टू प्रूव, और वह बिगिन टू प्रूव उन्होंने खोजा द सीक्रेट डेट, उस रहस्य को जिसे द विंगेड गॉडेस, तो जिसे पंखों वाली देवियां जो थी आप गिल्डेड बरियल, सुनहरे मतलब मकबरे के पंखों वाली जो देवियां थी, ठीक है, उस मंदिर की जो देवियां थी, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिसे बहुत दिनों से उसकी रक्षा करते चले आ रहे थे। तो टूट का जो बरियल प्लेस था वहाँ पे पंखों वाली देवियों का भी भित्ति चित्र मिलता है। माना जाता है कि ये जो देवियाँ थी वह टूट के मतलब जो मकबरा था उसकी रक्षा कर रही थी। तो इतने दिन से रक्षा करने वाले उस सम्राट का आज मतलब कि विशेषज्ञों ने उसका सीटी स्कैन किया। तो यह एक बहुत बड़ी घटना थी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टम इन हिज बॉक्स। जिस रात टूट का स्कैन किया जाना था वहाँ पे तो वर्करों ने, जो मजदूर थे, कैरीड टूट फ्रॉम द टम इन हिज बॉक्स, तो टूट को उनके टॉम से निकाल कर एक ले आते हैं। लाइक पाल बियरर्स दे क्लिम्बेड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड, देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड अ स्कैनर। लाइक पाल बियरर, मतलब कि ताबूत ले जाने वाले लोगों की तरह उन्होंने उसको एक रैंप पर चढ़ाया, एंड उसके बाद फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर वह एक ऐसे स्थान पे आए जहाँ पे सोल्डिंग सैंड आउटसाइड, जहाँ पे बाहर रेत का तूफान चल रहा था। उसके बाद देन रोज आने हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके बाद उन्होंने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में प्रवेश किया और इनटू द टेलर, और उस हाइड्रोलिक लिफ्ट से वो एक टेलर में पहुंचे, टेलर में जहाँ पे डेट हेल्ड द स्कैनर, जहाँ पे सीटी स्कैन मशीन रखी हुई थी।
20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fence. 20 मिनट के बाद जो उसमें दो व्यक्ति जो उसमें लगे हुए थे वो दौड़ते हुए बाहर आते हैं और ऑफिस की ओर दौड़ते हैं जो पास में था, और उस ऑफिस से वह सफ़ेद रंग के प्लास्टिक पंखों, दो पंखों को वो लेकर वापस लौटे. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. लाखों डॉलर से आया हुआ जो स्कैनर था उसमें रेत फंस जाने के कारण उसके जो कूलर फैन थे वे खराब हो चुके थे, वो कार्य करना बंद कर दिए थे. कर्ज ऑफ द फैराओ जोक अ गॉड नर्वसली. तो वहां पे एक गार्ड था, एक सुरक्षाकर्मी था, उसने कहा शायद यह फैराओ का श्राप हो जिसके कारण पंखा भी कार्य करना बंद कर दिया है. इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीडर. अंत में जो सब्स्टिट्यूट फैन थे जो उसके बदले फैन पंखों को लगाया गया था वह अच्छी तरह से उन्होंने कार्य किया, और जब तक कि पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो गया, पूरा कार्य कंप्लीट नहीं हो गया. आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियन टर्न्ड टूट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम. आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, जब कोई भी डाटा की हानि नहीं हुई, कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ, जब उसको उन लोगों ने चेक कर लिया, तब टेक्नीशियन ने टूट के बॉडी को वापस वर्कमैन को, जो वहाँ के मजदूर थे, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं. हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, तो उन्होंने टूट के बॉडी को वापस उसके टॉम में, उसके मकबरे में वापस डाल दिया, ताबूत में डाल दिया. लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन. 3 घंटे से भी कम समय तक आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, टूट के बॉडी को उसके ताबूत से बाहर निकाला गया था. द फैराओ अगेन अरेस्टेड इन पीस, और वह फैराओ जो था वो फिर अब आराम करने के लिए उस स्थान पे जा चुका था वेयर द फ्यूरी प्राइस हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पे वो उसको दफनाने वाले पुजारियों ने उसे बहुत लंबे समय पहले दफनाया था. वो वापस टूट के बॉडी वहीं पर पहुंच जाती है. बैक इन द टेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेज ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. टेलर में वापस आकर टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टूट के आश्चर्यजनक इमेज को उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर उभारा. अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम स्कैटरिंग अ पिक्सल एंड टेक्नीशियन स्पून एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन. अ ग्रे मतलब एक स्लेटी कलर का जो सिर है, टुक शेप वह आकार लेती है फ्रॉम स्कैटरिंग अ पिक्सल, मतलब कि वह छितरे हुए पिक्सल की सहायता से वहाँ पे एक स्लेटी कलर का सिर उभरता है. एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टिल्टेड, और टेक्नीशियन जो है इसको स्पिन का ये सेकंड फॉर्म स्पून मोल होता है, उसको घुमाते हैं. एंड टिल्टेड और आड़ी टीछे करते हैं. इट इन एवरी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इसको, सभी दिशा में इसको आड़ी टीछे करके देखते हैं. नेक वर्टिब्री अपीयर एज क्लियरली एज इन द एनाटॉमी क्लास. एनाटॉमी क्लास में जैसा होता है वैसा ही उनकी जो गर्दन की जो हड्डियां थी वो दिखाई देती हैं. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और अन्य इमेज में उनका हाथ दिखाई देता है. सेवरल व्यू ऑफ द रिब कैच, और कुछ व्यूज में उनके पसलियाँ दिखाई देती हैं. एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ स्कल, और उनके स्कल, उनका जो सिर था उसका ट्रांसेक्शन दिखाई देता है. ये सभी चीज़ यानी कि वह चित्र वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है. बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब जो हवा का दबाव था उस कम हो गया था, बंद हो गया था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड विजिबली रिलाइव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. अपने सीट पर वापस बैठते हुए जाही हवास मुस्कुराते हैं और विजिबली रिलीव्ड, और बहुत ही वह मतलब आराम महसूस करते हुए दिखाई देते हैं. दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, क्योंकि उनका ये मानना था कि कोई भी चीज़ अनहोनी नहीं हुआ. आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड. वे कहते हैं कि मैं पिछली रात से 1 सेकेंड के लिए भी मैं नहीं सोया हूँ. आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मेरा विचार है कि मैं अब जाऊँगा और मैं आराम से सो सकूँगा. बाय द टाइम वी लेफ्ट टेलर डिसेंडिंग मटेरियल्स स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड. द विंड हैड स्टॉप्ड. बाय द टाइम उस समय वी लेफ्ट द टेलर, हम टेलर से उतर गए. डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, और उस धातु के जो स्टेयर्स सीढ़ियाँ थी उससे उतरते हुए टू द स्टैंडी ग्राउंड, हम रेतीले भूमि पर खड़े हुए.
द विंड हैड स्टॉप, हवा शांत हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैलीज ऑफ द डिपार्टेड। और डिपार्टेड मतलब होता है वहाँ से जाने वाले घाटी से, घाटी में मतलब कि वह ऐसी घाटी थी जहाँ से लोग डिपार्ट हो गए दूसरे दुनिया में, तो उस घाटी में हवा जो थी वह एक मृत्यु की तरह शांत हो चुकी थी और ठंडी हो गई थी। जस्ट एबव द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम स्टूड ओरियन, मतलब टूट के जो मकबरा था उसके ठीक ऊपर ओरियन दिखाई देता है। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्टियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वाचिंग ओवर द बॉय किंग। तो यह प्राचीन जो नक्षत्र था, दैट आर द एंशिएंट इजिप्टियन, उसे मतलब प्राचीन इजिप्टियन यह जानते थे कि यह द सोल ऑफ ऑसिरिस, यह ऑसिरिस की आत्मा है। द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, और यह पुनर्जन्म जन्म के यह मतलब ईश्वर है। वाचिंग ओवर द बॉय किंग, और वह अब इस नौजवान मतलब राजा के पर निगरानी रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह चैप्टर समाप्त होता है, और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि किस प्रकार टूट के बॉडी का परीक्षण किया जाता है और उसमें क्या क्या बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। तो अल्टीमेटली लास्ट में जाई हवास जो थे वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनको मतलब अंत में सफलता मिलती है। तो सफलता मिलती है तो टूट के बॉडी को वापस उसी जगह दफना दिया जाता है जहाँ पे वो पहले दफनाए गए थे। लेकिन अब मैटर बदल चुका था, अब टूट के बारे में जो रहस्यमय परिस्थितियाँ थी वे अब स्पष्ट हो गई थी, और उनके जो शरीर से मतलब जो उनके बॉडी से संबंधित जो रहस्य उनके साथ दफनाए जा चुके थे वे सभी चीज़ से पर्दा हट चुका था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर लें। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने अमूल्य सुझाव से समय समय पर अवगत कराते रहिए ताकि मैं इस वीडियो को और भी बेहतर बना सकूं। और अब आज से विदा लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।